बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब यह भी मुझे जानकारी मिल रही है, एक विस्फोटक वीडियो सामने आया है। एक नया सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद अनंत समर्थकों पर ये तस्वीरें भी देखिए, पत्थर मारते हुए दुलारचंद खुद नजर आ रहा है। यानी जिस दुलारचंद हत्याकांड के बाद यह कहा जा रहा था कि वो तो शांति से अपनी गाड़ी में बैठे हुए था, ये दुलारचंद की हत्या से पहले खुद दुलारचंद पत्थर मारता हुआ नजर आ रहा है। अनंत सिंह के समर्थकों ने उसकी हत्या कर दी, ये कहा जा रहा था। उस दावे के खिलाफ अनंत सिंह के समर्थकों ने यह वीडियो जारी कर दिया है। दुलार सिंह इस वीडियो के जरिए अब यह कहा जा रहा है कि दुलारचंद समर्थकों ने हिंसा भड़काई, वो पत्थर मारते हुए नजर आ रहा है। हत्या से पहले दुलारचंद खुद पत्थरबाजी करता हुआ नजर आया। बिहार पुलिस ने भी कह दिया साहब कि अभी पूरा मामला संदिग्ध है, यानी अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि दुलारचंद की हत्या कैसे हुई, किसने की, हिंसा की शुरुआत किसने की, कौन जिम्मेदार। एक और चौंकाने वाला खुलासा, एक और वीडियो सामने आया है। अब इस वायरल वीडियो में खुद दुलारचंद यादव पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में नजर आ रहा है दुलारचंद जिसकी हत्या हो चुकी है, जिसका मर्डर हुआ है। वोटिंग से ठीक पहले, वोटिंग से कुछ दिन पहले वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दुलारचंद यादव दिखाई दे रहे हैं। ये धोती और बनियान पहले ये दुलारचंद यादव, ऐसा दावा है, अपने समर्थकों के साथ पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थकों के पत्थरबाजी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है आज, और सुन लीजिए। अब इस वीडियो में अनंत सिंह के समर्थक दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। कुछ लोग इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दुलारचंद समर्थकों का आरोप है कि यह सब इलाके में हिंसा भड़काने के लिए बाहुबली अनंत सिंह के इशारे पर हो रहा है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड को किस तरह से जातीय रंग देकर भड़काने की और जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है, आज न्यूज़ 18 इंडिया देश नहीं झुकने देंगे में बात सबसे पहले इसी गैंग्स ऑफ मोकामा की। दुलारचंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना, हम लोग का इलाका है। अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक। गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। दुलारचंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया। लड़ाई तो अब आर पार लोग, अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस। उनकी हत्या हुई है, वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे, और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा, और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार में आज से ठीक 5 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, और वोटिंग से पहले दुलारचंद यादव हत्याकांड ने बिहार को यकीन मानिए हिलाकर रख दिया है। हर कोई इसी की बात कर रहा है, गैंग्स ऑफ मोकामा, गैंग्स वॉर, योगी मॉडल, हर जगह इसी की बात है। लेकिन इस वोटिंग से पहले इस हत्याकांड ने बिहार को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोटिंग से पहले एक आपराधिक हत्याकांड की आड़ में जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिश तो नहीं हो रही है? मतलब बाहुबलियों की आपसी गैंग वॉर को लेकर एक हत्या को भूमियार वर्सेस यादव का रंग देने की कोशिश क्या हो रही है? और क्या बिहार में कल हुई दुलारचंद हत्याकांड के जरिए अगड़े पिछड़ों के बीच नफरत, बंटवारे और जातीय संघर्ष की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? दुलारचंद का मर्डर कहां से आया ऑर्डर,
ये समझना बहुत जरूरी है। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के समर्थक सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है। आपकी जानकारी के लिए, कल पप्पू यादव मोकामा में मारे गए बाहुबली दुलारचंद यादव के परिवार से मिलने गए थे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए, जानते हैं क्या सवाल उठाया? उन्होंने इसको जातीय रंग देते हुए सवाल उठाया, एनडीए सरकार में कितने यादवों की बलि होगी? कितने यादवों की बलि होगी? मोकामा में कितने यादवों की हत्या होगी? इसके अलावा पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भागलपुर से यहां तक एक जाति विशेष के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सब अपराध की जाति ढूंढने वाले पप्पू यादव की मंशा किसी से छिपी नहीं है। एक आपराधिक घटना पर उनका कहना कि एनडीए सरकार में कितने यादवों की बलि होगी, ये निश्चित तौर पर उकसाने और भड़काने वाला है, जातीय विद्वेष फैलाने वाला है। क्या इस बयान से मोकामा से लेकर बिहार में जातीय संघर्ष की आग को हवा नहीं मिलेगी, जो कल दुलारचंद की हत्या के वक्त से भड़की हुई है? कल दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त हुई, अब एक बार खबर पूरी समझ लीजिए, जब दरअसल वो प्रशांत किशोर पीके, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। पीयूष प्रियदर्शी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि दुलारचंद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, उनकी छवि भी एक बाहुबली की थी। लालू प्रसाद यादव के करीबी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए दुलारचंद यादव, एक छवि बाहुबली की थी। लेकिन जब आरजेडी ने उनके परिवार से किसी को टिकट देने की बजाय उनके विरोधी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दे दिया, तो लालू के करीबी कहे जाने वाले दुलारचंद, जिनका मर्डर हो चुका है गोलीकांड में, वो अपने परिवार के करीबी पीयूष प्रियदर्शी यानी कि पीके की पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने लगे। अब सुनिए हुआ क्या। आरोप है कि जब दुलारचंद यादव जन स्वराज पार्टी पीके की पार्टी के लिए मोकामा में चुनाव प्रचार करने निकले, ठीक उसी समय जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला भी उसी इलाके से गुजर रहा था। एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ दुलारचंद यादव। साफ बताया जा रहा है, एक वक्त ऐसा आया जब दोनों पार्टियों का काफिला एक संकरी सड़क पर आमने सामने आ गया। दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला आमने सामने, कोई भी उस सड़क पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। शुरुआत जबरदस्त झड़प से हुई, लाठी, डंडे, पत्थर, गोलियां चल गई। यही बताया गया दुलारचंद यादव को गोली मारी गई, उनकी मौत हो गई। हालांकि इससे उलट कुछ लोगों का यह भी दावा है साहब कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। लोग कह रहे हैं गोली उनके पैर में लगी थी, वो नीचे गिर गए। इसके बाद उन पर अनंत सिंह के काफिले की एक गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी मौत हो गई। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर दुलारचंद के करीबियों के बयान भी विरोधाभासी हैं। एक और चीज सुन लीजिए साहब, दुलारचंद के पोते हैं रवि रंजन यादव, वो कह रहे हैं कि वो इस हत्याकांड के चश्मदीद हैं। रवि रंजन यादव दुलारचंद यादव के पोते। रवि रंजन यादव के मुताबिक वो अपने दादा के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। अचानक वहां अनंत सिंह के समर्थक आए, अनंत ने उनके दादा को गोली मारी, उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी। दूसरी ओर जन स्वराज जिनके उम्मीदवार जो पीयूष प्रियदर्शी, जिनके लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि दुलारचंद उनके साथ गाड़ी में थे। गोली मारी, गाड़ी चढ़ाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सुनिए। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलारचंद चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। ज्यादा भाई का सोचना चाहिए और डेवलपमेंट को सोच। उधर दुलारचंद की हत्या पर उनके करीबियों के दावे से उलट कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है साहब कि हिंसा की शुरुआत जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की ओर से नहीं, बल्कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने की। इसी को लेकर वायरल एक वीडियो में दावा है कि ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, धोती में दौड़ते हुआ ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये दुलारचंद यादव हैं। ये पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका मर्डर हो चुका है। गैंगवॉर, टकराव, आरोप किस पर है किस पर नहीं, अनंत सिंह पर आरोप, एफआईआर में उनका नाम,
लेकिन ये खुद पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी कह रही है मामला बहुत ज्यादा संदिग्ध है। एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें अनंत सिंह के समर्थकों पर हिंसा की शुरुआत का आरोप है। दुलार चंद की हत्या के मामले में पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह, सुन लीजिए, अनंत सिंह, 2 भतीजों रणवीर सिंह, करमवीर सिंह समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में दुलार चंद के परिवार के आरोपों के आधार पर कहा गया है अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली मारी, फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि अभी पूरा मामला संदिग्ध है और हत्याकांड का असली सच हत्याकांड वाली जगह पर लगे सीसीटीवी वीडियो से सामने आ सकता है। अब इसी को लेकर बाहुबली अनंत सिंह का भी बयान आया है, जिन पर आरोप है कि एफआईआर में इन्होंने ही मरवाया है दुलार चंद यादव को। अनंत सिंह ने कहा है कि हत्याकांड आरजेडी के बाहुबली सूरजभान सिंह की साजिश है, जो उनके विरोधी हैं, जिनकी पत्नी वीणा देवी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। और अनंत सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो इस हत्याकांड के बाद चुनावी फायदा आरजेडी को मिलने वाला है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस हत्याकांड से फायदा किसे? आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह के पति और बाहुबली सूरजभान सिंह ने कहा है कि पूरी जांच चुनाव आयोग के देखरेख में होनी चाहिए। सूरजभान सिंह को भी सुनिए और अनंत सिंह को भी सुनिए। अनंत सिंह वो जिस पर हत्या का आरोप है एफआईआर के हिसाब से। घटना रहे सर, क्या हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है तो हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे। तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन ले था, रेलवे वाला को रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रखले था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ पर, तब ये घटना हुआ। घटना क्या हुआ? तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। तो जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे हैं देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज जरूरी है कि दुलारचंद की हत्या का चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मोकामा के टाल इलाके का बादशाह कहा जाता था, बाहुबली बादशाह। मर्डर हो चुका है। दुलारचंद यादव को पटना जिले के टाल क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी माना जाता था। उनके खिलाफ जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट, अवैध वसूली जैसे कई गंभीर मामलों में केस दर्ज थे। आप जानते हैं 2019 में दुलारचंद यादव को पटना ग्रामीण इलाके में कुख्यात गैंगस्टर बताकर इसे अरेस्ट भी किया गया था। आज जिस अनंत सिंह को दुलारचंद की हत्या का आरोपी बनाया गया है, कभी दुलारचंद उन्हीं अनंत सिंह के करीबी थे। आज अनंत सिंह और दुलारचंद का काफिला आमने सामने, गोलीबारी, हत्या, मर्डर हो गया, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब दुलारचंद अनंत सिंह के करीबी थे। दुलारचंद यादव 1990 के दशक में लालू यादव के भी करीबी थे, जब बिहार को जंगल राज कहा जाता था। मोकामा में दुलारचंद का जबरदस्त प्रभाव था। यही वजह है कि आज भी साहब बिहार में मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर समर्थकों ने बवाल काट दिया। अब सुनिए आज क्या हुआ। आज जब दुलारचंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था ना, ये उस वक्त की तस्वीरें, उस वक्त लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिस वाहन में दुलारचंद यादव के शव को ले जाया जा रहा था, लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। हालत ये होगी कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को उतारा गया,
खुद पुलिस के बड़े बड़े अफसर कानून व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर पहुंचे, तब जाकर समर्थकों को किसी तरह से काबू में किया गया। अब ये बाहुबलियों के बीच रंजिश और खूनी गैंगवॉर कोई नई घटना नहीं है, बल्कि आप जानते हैं बिहार तो बाहुबलियों और गैंगवॉर के गिरोहों के लिए कुख्यात रहा। एक समय में बार बार जंगल राज के आरोप, बार बार जंगल राज की याद दिलाई जाती है 90 के दशक की। लालू यादव के शासनकाल में जिसे बीजेपी जंगल राज की उपाधि देती है, उस दौरान कई अपराधी नेता बने। कई नेता अपराधी गिरोह के संरक्षक, बड़े नाम आनंद सिंह मोकामा, मुन्ना शुक्ला वैशाली, सुनील पांडे आरा, सूरजभान सिंह, शाहबुद्दीन के सुपुत्र को तो आरजेडी ने स्वयं बुलाकर टिकट दिया। ओसामा, आरजेडी ने किसको टिकट दिया? शाहबुद्दीन के बेटे, शाहबुद्दीन कोर्ट द्वारा दोषी अपराधी, उसके बेटे को टिकट। ये शाहबुद्दीन के बारे में एक जानकारी आप लोगों के लिए, ये अपने विरोधियों को तेजाब से जिंदा जलाकर मारने वाला शाहबुद्दीन, ये तेजाब से नहलाकर मार देता था अपने विरोधियों को सड़क पर। इसके बेटे को टिकट दिया किसने? लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी ओसामा। अच्छा, योगी के निशाने पर भी कौन है? ओसामा। योगी के समर्थकों का कहना है साहब कि बिहार में अपराधियों, बाहुबलियों के खिलाफ यहां पर योगी मॉडल लागू होना चाहिए। और जिस तरह योगी ने यूपी में बाहुबलियों, अपराधियों और माफियों का अंत कर दिया है ना, यमराज, उसी तरह से बिहार में भी अपराध का इलाज योगी मॉडल है। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही। उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर से रौंदकर माफियाओं का कचूमर निकाला। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर से रौंदकर माफियाओं का कचूमर निकाला, लेकिन बिहार में माफिया सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। सुनिए। ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेल लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। वहीं पॉलिटिक्स भी हो रही है। इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बीच हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा दिए कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, हथियारों के साथ जो है चुनाव प्रचार हो रहा है। वहीं मीसा भारती ने कहा कि साहब कि बिहार में चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी एनडीए इसे मंगल राज कहती है। देखिए। सुरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सुरजभान का ही खेला है। एक व्यक्ति ने कही है, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार की सियासत में मोकामा बाहुबली राजनीति का अखाड़ा बन गया। दुलारचंद यादव की हिंसक झड़प में हुई मौत के बाद मोकामा में बवाल मचा हुआ है। दुलारचंद के समर्थक सड़कों पर हैं और कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। आज जब दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो दुलारचंद के समर्थक पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जिला यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है और अंदर ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो 100 रखा हुआ है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और यह आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्याकांड की जांच ठीक से होनी चाहिए। जांच होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन देखिए, ये जो लोग महिलाएं यहाँ से दौड़ती हुई जा रही हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए उनके समर्थक जो हैं वो सामने मौजूद है और वो सामने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है उस पर 100 रखा हुआ है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार पुलिस के जवान हैं और साथ ही अर्धसैनिक बल को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो डेड बॉडी है दुलारचंद यादव का वो 100 अंदर जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम होके फिर यहाँ से इनके 100 को घर तक भेजा जा सके और वास्तविक जांच भी सामने आ सके कि इस हत्या जो हुई है वो कैसे हुई है।
कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन दो गुटों की झड़प में गोली लगने से कल दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया और इस हत्या के पीछे अपने विरोधी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोकामा में ये वारदात उस वक्त हुई जब अनंत सिंह और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया। पहले दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, फिर देखते ही देखते हालत हिंसक झड़प में बदल गए। इसी झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। सब हथियारबंद जी, और समझ से परे कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का जी। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो आरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। दो चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है, और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। मोकामा हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर और चुनाव के बीच हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने घटना को चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने का परिणाम बताया। कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग, और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। आज दुलारचंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया, तो लड़ाई तो अब आर पार लोग अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस रहे। अपराधियों का नंगा खेल बंद करी और धन पशुओं। मोकामा की गोलाबारी ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल अब सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही पर उठ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच गोलियों की गूंज ने लोकतंत्र के माहौल पर साया डाल दिया है और अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हैं। और बिहार के बाद अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली 2020 सीए दिल्ली वाला दंगा, क्या सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया था दंगा? बड़ा खुलासा। सबसे पहले अब बात इसकी। The 2020 riots were not spontaneous, they were conspiratorially sponsored for regime change. कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का एक कुत्सित प्रयास था। और इस खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। ब्रेकिंग न्यूज है। 2020 के दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है इनको। शर्जील इमाम, उमर खालिद को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मामला टल गया है। जमानत पर फैसला आज टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मसले पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत दूसरे आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई हुई। आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े वकील पेश हुए इन लोगों के लिए और उन्होंने आरोपियों की जमानत की मांग की। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने मामले में हलफनामा दाखिल करके आरोपियों की जमानत का विरोध किया था। आज अब सुनवाई को एक तरीके से सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है।
सीधा सवाल ये कि क्या 2020 में सीए वाला दंगा सरकार गिराने के लिए था? आपको याद है ना वो सीए वाला दंगा, 56 से ज्यादा लोगों की मौत, दिलबर नेगी हाथ पैर काट दिए गए थे, हिंदू विरोधी दंगा जिसे कहा गया था, सीए के नाम पर दिल्ली वाला दंगा, क्या वो सरकार गिराने के लिए था? सत्ता परिवर्तन के लिए दंगा किया गया था। रिजीम चेंज मतलब नेपाल बांग्लादेश तो अब हुआ ना। ये 2020 में भारत को नेपाल बनाने का प्लान था क्या? बांग्लादेश वाले हाल चाह रहे थे ये लोग। दंगों का असली मकसद क्या तख्ता पलट था? दिमाग घूम जाएगा ये आपका सुनकर। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसके मुताबिक उस दंगे का मकसद रिजीम चेंज मतलब सरकार को हटाना, सरकार को गिराना, तख्ता पलट, सरकार को दंगों और हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकना था। और इस साजिश के तहत सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में दंगे कराने का प्लान था ये पुलिस के हिसाब से। यानी जिस तरह बांग्लादेश में पूरे देश में आग लग गई थी, वहां पर भी हिंदुओं को टारगेट किया गया। नेपाल में सरकार से जुड़े मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, दंगे हुए, हिंसा हुई, आग लगा दी गई, पूरे देश में आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट फूंक डाला गया। 2020 में सीए के बारे में यही सब करने का प्लान था। मोदी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश थी। दंगों के जरिए ऑपरेशन रिजीम चेंज क्या है, सुनिए। न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का एक कुत्सित प्रयास था। क्योंकि हम सभी जानते हैं उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति आए हुए थे, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें भारत पे थी और उस समय दिल्ली दंगा होना कहीं ना कहीं सरकार की छवि पे प्रश्न लगाता है और पूरे देश की छवि पे प्रश्न लगाता है कि भारत एक अशांत राज्य है, अशांत देश है। तो दिल्ली पुलिस ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। दंगे होते हैं, इन दंगों में बाहरी ताकतें होती हैं और वो चाहती हैं कि देश में चलने वाली जो हुकूमत है उस हुकूमत का तख्ता पलटा जाए। और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो दंगा हुआ इसके पीछे ज़रूर बाहरी ताकतें थीं और ये ताकतें चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तख्ता पलटा जाए और उनकी हुकूमत को हिलाकर रख दिया जाए। और अब बात करेंगे संघ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के विवादित बयान की और उस पर छिड़े बवाल की। आज देश की एकता के सूत्रधार, लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस मौके पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटेल की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के जन्म दिवस यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को हमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की तरह मनाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर उसको उस तरह से मनाना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब अगर नेहरू ने पटेल की सुनी होती, अगर नेहरू ने पटेल की सुनी होती तो कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता। और सरदार पटेल की मौत के बाद भी कांग्रेस सरकारें राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति उतनी गंभीरता नहीं दिखाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी पटेल की इतनी बातें मानते हैं तो आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। पटेल के विचारों का इतना सम्मान, पटेल की इतनी बातें मानते हैं मोदी तो आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि देश में कानून व्यवस्था की ज्यादातर समस्या की जड़ आरएसएस है, बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस की विचारधारा जहरीले सांप की तरह है। यह विवादित बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिसमें आरएसएस की तुलना सांप के जहर से की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि खुद पटेल ने कहा था कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी को आरएसएस के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन 24 में मोदी सरकार ने नियम बदलते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट दे दी। साहब लेकिन जहरीले सांप के जहर से तुलना कर दी आरएसएस की। आरएसएस के स्वयं सेवकों को गणतंत्र दिवस में जिसने बुलाया था वो गलत थे क्या उस वक्त? वैसे खड़गे के बयान के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएसएस की विरोधी अन्य पार्टियों ने कहा है साहब कि पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया था, इसलिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग सही है।
किसने क्या कहा, पहले वो सुनिए। हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। अरे वही विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। तो इसीलिए इसके बैकग्राउंड में बोल रहा हूं। तो इसीलिए विष को चाटने की जरूरत नहीं, टेस्ट सैंपल देखेंगे नहीं, सैंपल नहीं होता, उसमें मृत्यु ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आज जो खड़ा कर रहे हैं मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, पार्टियों का कहना है साहब कि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग सही है, ये लोग ऐसा कहते हैं पटेल के बहाने कि पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया महात्मा गांधी की हत्या। तो अगर पटेल के विचारों का इतना समान तो आरएसएस पर बैन लगा दे मोदी। लेकिन साहब, ये अधूरा सत्य है जिसे कांग्रेस और आरएसएस विरोधी पार्टियां नहीं बताती हैं। वो पूरा सच क्या है? कांग्रेस और आरएसएस विरोधी ये नहीं बताते कि महात्मा गांधी की हत्या की जांच के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी यह कहा था कि संघ का इस मसले से कोई लेना देना नहीं था। यह कोई नहीं बताता कि सरदार पटेल ने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में जो लोग सत्ता में हैं उन्हें लगता है कि सत्ता के बल पर वो आरएसएस को कुचल देंगे। अब ये भी पटेल के विचार हैं, कांग्रेस को भी मानने चाहिए। आगे पटेल ने कहा कि आप डंडे के बल पर किसी संगठन को कुचल नहीं सकते। डंडा चोरों और डकैतों के लिए होता है। वो देशभक्त हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। बस उनकी विचारधारा को मोड़ना है। कांग्रेसियों को उन्हें प्यार से जीतना है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने के तुरंत बाद जयपुर में क्या कहा था, यह भी कोई नहीं बताता। पटेल ने कहा था, मैं स्वयं प्रतिबंध हटाने के लिए उत्सुक था। उसी दिन निर्देश जारी कर दिए गए थे जब मुझे श्री गुरु गोवलकर का अंतिम पत्र मिला था, जिसमें हमारे कुछ सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई थी। यानी पटेल के कंधे पर रखकर कांग्रेस ने संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्हीं पटेल ने भी माना था कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। इसके अलावा जिन महात्मा गांधी की हत्या और संघ को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश होती है, उन्हीं महात्मा गांधी के पड़पोते श्री कृष्ण कुलकर्णी ने 8 मार्च 2014 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था, बार बार एक ही बात को दोहराना कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ, ये वैसी बात है जैसे आपके पिता की हत्या में तमिलों का हाथ। खड़गे के इसी बयान को लेकर अब बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस आरएसएस पर तो गर्म है, लेकिन जाकिर नायक, टुकड़े टुकड़े गैंग, कट्टरपंथियों, अलगाववादियों पर नर्म है। और अब बात करेंगे कल मुंबई में हुए रोहित आर्या एनकाउंटर की। मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। पूरी तरह से आप देखोगे कि वहाँ पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीज़ें हो रही है। त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते आणि त्या चौकटीमध्येच सर्वांनी काम करायला लागतं। अशा तऱ्हेने कोणाला तरी ओलीस धरणं हे चुकीचं आहे। रोज म्हणायचं की पालकांचं शूटिंग घ्यायचं आहे, पळापळी करायचं, किडनॅपिंग झालेलं दाखवायचं, परत बॉम्बस्फोट झालेला दाखवायचा। मुंबई में कल हुए रोहित आर्या एनकाउंटर और किडनैपिंग कांड को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कल तक इसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था ना, जिसको एनकाउंटर में मारना पड़ा।
बच्चों की ढाल बनाकर इसने पुलिस पर हमला कर दिया था, पुलिस पर गोलीबारी करी थी, इसको मारना पड़ा पुलिस को। मानसिक रूप से बीमार, खबर यह आई है पूरी प्लानिंग की थी इसने। 17 बच्चों की किडनैपिंग की पूरी तैयारी की थी, बल्कि वो कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था, इसके लिए दिमाग चल रहा था इसका। इसलिए बाकायदा इसने हथियार और दूसरे सामान भी इकट्ठा कर लिए थे। पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया रोहित कितना शातिर था ना, इतना शातिर था। उसका सच किडनैप किए गए 17 बच्चों के साथ मौजूद एक पीड़ित महिला ने बता दिया। इन महिला के मुताबिक रोहित आर्या पिछले कुछ दिनों से बच्चों के साथ किडनैपिंग वाला ऑडिशन कर रहा था। कितना शातिर था ये पूरे मूवीज की स्क्रिप्ट के हिसाब से किडनैप करने से पहले ये किडनैपिंग वाला बच्चों के साथ ऑडिशन कर रहा था कि तुम्हारा ऑडिशन हो रहा है। उसने बच्चों को बताया था कि वो विज्ञापन बना रहा है, उसमें किडनैपिंग का सीन है। यही वजह है कि उसने ऑडिशन हॉल से सभी सीसीटीवी कैमरों को भी ढक दिया था कि जैसे किडनैपिंग का सीन हम कर रहे हैं। किडनैपिंग के बाद जब कुछ बच्चे रोने लगे, हंगामा हुआ, तब भी उसने कहकर लोगों को शांत किया कि हम तो ऑडिशन का हिस्सा ही, तो सीन चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने बच्चों को अपने घर वालों से 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए भी कहा दिया था। पवई के जिस स्टूडियो में रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाया था, उस स्टूडियो से पुलिस ने एक पिस्टल, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन, इसके इरादे बहुत खतरनाक थे, ये कह भी रहा था मैं अपने आप को भी जला दूंगा, लाइटर बरामद किया है। इस मसले में पवई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109(1), 140, 287 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच जांच करेगी। बरामद सामान फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए पुलिस टीम को बधाई दी, ये भी जरूरी है। सभी बच्चों को सुरक्षित सेफली वहां से इवैक्यूएट बचाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए सटीक ऑपरेशन किया। सुनिए। रोज म्हणायचं की पालकांचं शूटिंग घ्यायचंय, पळापळी करायचं, किडनॅपिंग झालेलं दाखवायचं, परत बॉम्बस्फोट झालेला दाखवायचा, असं काय काय सांगितलं पालकांना। मग पालकांनी भी विश्वास ठेवला, म्हटले बसायचं तर करूया, थोड़ी मदद करा म्हटलं आम्हाला टीमसाठी। मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाए। वहीं अब इस एनकाउंटर और किडनैपिंग कांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगा दिया साहब कि आरोपी रोहित आर्या ने शिक्षा विभाग के लिए सरकारी काम किया था, लेकिन उसको काम का पैसा नहीं दिया गया था। अच्छा, इसलिए वो किडनैपिंग वाला कांड किया इसने, ऐसा दावा है। इसको जस्टिफाई कर ठहराने की भी कोशिश शायद संभवतः कुछ लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी से वो निराश था, पैसा नहीं मिला था। आरोप है कि दीपक के सरकर जब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त इस आरोपी ने, रोहित आर्या ने, शिक्षा विभाग के किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था। 2 करोड़ मिलने थे, ऐसा दावा है, उसे पैसा नहीं मिला था। विपक्ष के इन दावों को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया। रोहित आर्या मामले में महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने बयान जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव के मुताबिक स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए रोहित आर्या को 2 करोड़ रुपए देने का कोई समझौता नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। मैं तो कह रहा हूं अगर था भी तो थोड़ी ना बच्चों को किडनैप करके आग लगाने की बात करेगा, ये तो आतंकी वाली हरकत हुई। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया 2 करोड़ रुपए देने का कोई समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने काम स्वेच्छा से किया था और इस काम के लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया था। इसके बाद वो सरकार के साथ और भी दूसरे कार्यक्रम को लागू करने के लिए लेकर चर्चा में थे, लेकिन कार्यक्रम अंतिम रूप नहीं ले सका। रोहित आर्या पर सरकार का कोई बकाया नहीं है। अच्छा, जिन मंत्री जी की बात हो रही है, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक के सरकर ने भी ऐसे किसी भी दावों का खंडन किया है। कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आरोपी को संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। ये किडनैपिंग खेलने की क्या जरूरत थी, हो गया एनकाउंटर। जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहाँ पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। 20 में अगस्त में उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे मैं आपको सब एक करके दूंगा, मगर वो नहीं किया, इसलिए वो नैराश्यमय हो गए और उसके वजह से
उन्होंने गलत तरीका चुना आहे. डिपार्टमेंटचं मत होतं तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते आणि त्या चौकटीमध्येच सर्वांनी काम करायला लागतं. अशा तऱ्हेने कोणाला तरी ओलीस धरणं हे चुकीचं आहे. उधर ममता कुलकर्णी बुरी फंस गई हैं. दाऊद इब्राहिम आतंकी ने ये सारे विवादित बयान, हालांकि उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन वो बुरी फंस गई हैं. किन्नर अखाड़े के कई संतों ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी. ममता कुलकर्णी का आरोप है कि उन्होंने यूपी के गोरखपुर में दाऊद इब्राहिम का ये कहते हुए बचाव किया कि वो आतंकी नहीं हैं. अब लोग कह रहे हैं कि ये सन्यासिनी नहीं है. सुनिए. मैं महामंडलेश्वर यमाई महता नंदगिरी. दाऊद पर ममता कुलकर्णी का बयान मचा घमासान. आप जो दाऊद का नाम लेते हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? क्या दाऊद के समर्थन में आई ममता कुलकर्णी? ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी ने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया है कि दाऊद ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाया. ममता ने क्यों कहा दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं? तो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए. दाऊद वाले बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई. तो मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उसका प्रश्न पूछना कोई जरूरी बंद था यहाँ का. बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने यूपी के गोरखपुर में ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया है. ममता कुलकर्णी पर आरोप लगने लगे कि वो साधु संत के वेश में दाऊद इब्राहिम की प्रवक्ता बनकर आई है. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं और न ही उसका नाम बम ब्लास्ट जैसी किसी घटना में आया है. कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर. मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए. आप जब दाऊद का नाम लेते हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी भगवा पहन के भगवा की धज्जियां उड़ा दी इतनी बड़ी बात कह के, और उसके साथ उसको साथ दे रही है उसी की गुरु जिसका नाम राजू उर्फ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी. बयान दिया वो देशद्रोह से भी ऊपर का देशद्रोह है. उन्होंने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दे दी कि वो आतंकवादी नहीं है. हालांकि उन्होंने ये बात दाऊद इब्राहिम के लिए ही कही या किसी और के लिए, ये उनके बयान में साफ नहीं था. ममता कुलकर्णी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के रूप में दाऊद इब्राहिम का नाम आधिकारिक रूप से दर्ज है. दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल है. 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी. सीबीआई, एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इसका मास्टरमाइंड था. दाऊद इब्राहिम आईएसआई का करीबी माना जाता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश है. लिहाजा ममता कुलकर्णी के बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. किसी ने इसे देश की न्यायिक प्रक्रिया का अपमान बताया तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट,